Hello everyone and welcome back. So I am late just because of my exams and उसकी वजह से मुझे कभी टाइम नहीं मिला. Finally my exam was over right now, so let's begin. इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले लिंग शाओ और जांगजी से होती है. यहाँ पर हम देखते हैं कि जांगजी के ग्रैंडफादर को पता चल गया होता है कि जांगजी का एक बॉयफ्रेंड है. वैसे तो जांगजी के कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं बट ये कुछ ज़्यादा सीरियस वाला है. इसके बाद जांगजी के ग्रैंडपा इन सभी को मिलने के लिए बुलाते हैं. हम बात करें तो ग्रैंडपा का जो मामला है वो दरअसल जांगजी के पेरेंट्स से कुछ उलझा हुआ है और जांगजी की मॉम ने भी दरअसल लव मैरिज की थी जो कि ग्रैंडपा को पसंद नहीं थी. इसके बाद उन्होंने दरअसल जांगजी की मॉम को घर से बेदखल कर दिया और उसके बाद कभी उनसे बात नहीं की. इसके बाद इतने सालों बाद अब पहली बार जांगजी के मॉम एंड डैड ग्रैंडपा से बात करने वाले थे. मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है. सभी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि आखिर ग्रैंडपा के सामने वो कैसे बिहेव करेंगे और क्या बोलने वाले हैं. तभी जांगजी की भी हालत ख़राब होती है कि आखिर वो कैसे बताएगी कि जो रिलेशनशिप को ये लोग इतना सीरियस ले रहे हैं उससे वो इतना सीरियस नहीं ले पाएगी. उसके बाद हम ग्रैंडपा और इन सभी की मीटिंग को देखते हैं. यहाँ पर जांगजी का 7th एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आता है जिसको हम पहली सीज़न में काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं. अगर आपको इसका कुछ भी अता पता नहीं है, मतलब आपने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा है और उसे देखे बिना आधी स्टोरी समझ नहीं आएगी. यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्लियर हो कि तुम इस रिलेशनशिप को आगे रखना चाहती हो. तभी यहाँ पर लिंग शाओ क्लियर करता है कि दरअसल जांगजी इसके लिए थोड़ी कन्फ्यूज़ है बट वो कभी कन्फ्यूज़ नहीं है बिकॉज वो जांगजी को दिलो जान से पसंद करता है. और हाँ, उसका ब्रेकअप हुआ और उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स थे इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आफ्टर ऑल इन सभी के बाद ही उसे एक अच्छा चांस मिला कि वो जांगजी को अपनी ज़िंदगी में ला सके एंड ये चांस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्रीशियस है. इसलिए वो जांगजी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. यहाँ पर ग्रैंडपा भी लिंग शाओ की मीठी मीठी बातों से कहीं ना कहीं फ्लटर्ड हो ही जाते हैं और इसके बाद वो इस रिलेशनशिप को अप्रूवल दे ही देते हैं. लेकिन ये सब इतना ज़्यादा आसान होने वाला था नहीं. इसके बाद हम जांगजी के अंकल को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा को बताते हैं कि लिंग शाओ भी उनके तरह ही सुपर ह्यूमन है. इसके बाद ग्रैंडपा वरीड हो जाते हैं बिकॉज उन्हें जांगजी की प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल जाता है और ये प्रेगनेंसी उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितनी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की होती है. इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते कि लिंग शाओ जांगजी की ज़िंदगी में और रहे. इसके बाद वो लिंग शाओ से बात करते हैं. तभी लिंग शाओ उनसे कहता है कि वो पहले जांगजी को छोड़कर देख चुका है बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. उससे जांगजी की हालत और भी ख़राब होती गई. इसलिए वो किसी भी हालत में अब जांगजी को दोबारा छोड़ने नहीं वाला है. ग्रैंडपा से जितना काम हो सकता था उन्होंने किया पर उन्हें पता है कि वो इन दोनों को पूरी तरीके से अलग तो नहीं कर सकते. आफ्टर दैट जांगजी और लिंग शाओ दरअसल मूवी डेट पर जाते हैं. मूवी खत्म करने के बाद ये सभी बाहर आते हैं. तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इमोर्टल के पास इतनी बड़ी जिंदगी होती है तो मतलब वो ह्यूमंस को तो कुछ समझते नहीं होंगे, राइट. इसके बाद जांगजी इन्हीं ख्यालों में खो जाती है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज लिंग शाओ तो इमोर्टल है तो वो तो सालों साल जिंदा रहेगा. जिन और लिंग शाओ उसके ग्रेव को विजिट करने के लिए आए. इसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ क्या तुम्हें याद है. तभी लिंग शाओ उस पर जवाब देता है कि फर्स्ट वाइफ मेरी तो कई सारी वाइफ्स हैं और ये पूरी जगह मैंने दरअसल अपनी वाइफ्स को दफनाने के लिए खरीदी है. यहाँ पर जांगजी ये सब सोचकर परेशान हो रही होती है कि शायद यही उनका फ्यूचर होने वाला है. इसके बाद अचानक से उसका मूड स्विंग होता है और वो वहाँ से भाग जाती है. तभी यहाँ पर लिंग शाओ सोचता है कि हुआ क्या. अब उसके दिमाग में तो घुस नहीं सकता कि आखिर जांगजी की इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है. हम लिंग शाओ और यूनजिन को देखते हैं. यहाँ पर लिंग शाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर वो जांगजी को दोबारा से इम्प्रेस कैसे करे बिकॉज उसकी जो फ्लर्टिंग स्किल्स हैं वो एकदम ज़ीरो है. भले ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूनजिन इसमें माहिर है. इसके बाद यूनजिन कहता है कि ब्रदर डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ तो इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा और वो पे मैं तुम्हें दरअसल तुम्हारी स्किल्स में इम्प्रूव करवाऊँगा. इसके बाद वो दरअसल लिंग शाओ को सिखाने लगता है कि हमें कैसे फ्लर्ट करना चाहिए लड़कियों से. इसके बाद ये दोनों खुद ही फ्लर्ट करने लगते हैं और यहाँ पर पूरा बीएल वाला सीन बन जाता है. तभी यहाँ पर जब फैंग दोंग इन दोनों को दिखता है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं. लेकिन फिर भी वो उन्हें इग्नोर करता है. लेकिन जब इन दोनों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और ये दोनों जस्ट किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर जांगजी भी आ जाती है और इन दोनों को ऐसे पोजीशन में दिखती है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड कर लेती है क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों गे हैं क्या. और उसे इस बात से थोड़ा शक होने लगता है बिकॉज ये तो इमोर्टल है तो कुछ भी कर सकते हैं.
यहाँ पर हम इन दोनों की प्रैक्टिस को देखते हैं, जो कि और भी ज़्यादा रोमांटिक होती जा रही थी। कोई इन्हें देखकर यही बोलेगा कि ये दोनों कपल्स हैं। इसके बाद लिंग शाओ दरअसल जांग जी के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। उसके बाद वो यूनजिन को एक किक मारता है ताकि वो दोनों दूर हो जाएं और जांग जी को ऐसा ना लगे कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसके बाद जांग जी यूनजिन को याद दिलाती है कि उसकी डेट है मीशाओ के साथ और ये 2 डेट उसकी लास्ट होने वाली है, इसीलिए डेट के लिए देर मत होना। यहाँ पर ये दोनों काफी ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं यूनजिन की। इसके बाद यूनजिन घर छोड़कर जाने लगता है। दरअसल उसकी इंसल्ट तो काफी बार हो चुकी है, पर इस बार वो थोड़े काम से बाहर जाता है। यहाँ पर फैंग दोंगो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ब्रदर आप सच में जा रहे हैं। तभी यहाँ पे यूनजिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊँगा। उसके बाद जांग जी मीशाओ से मिलती है। यहाँ पर मीशाओ दरअसल यूनजिन के बारे में पूछती है। तभी यहाँ पर जांग जी याद करती है कि यूनजिन ने उससे लास्ट टाइम कहा था कि वो दरअसल मीशाओ को पसंद नहीं करता। यहाँ पर मीशाओ को भी पता था कि दरअसल यूनजिन के दिल में फीलिंग्स जगाना इतना भी आसान नहीं है, पर वो फिर भी यूनजिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। वो उसका वेट सालों साल कर सकती है। यहाँ पे जांग जी उसे देखकर सॉरी फील करती है कि मीशाओ आखिर उस स्टूपिड यूनजिन को इतना पसंद क्यों करती है। वो तो एक अच्छा लड़का डिजर्व करती है, यूनजिन की तरह स्टूपिड नहीं। तब यहाँ पर मीशा उसे क्लियर करती है कि दरअसल यूनजिन स्टूपिड है, पर वो काफ़ी इनोसेंट है एंड उसकी इनोसेंस ही मीशा को पसंद है। यहाँ पर हम यूनजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही हड़बड़ी में कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लिंग शाओ से अप्रोच करता है और उसके बाद इन दोनों में फाइट होती है और एज ए रिजल्ट यूनजिन हार जाता है। तभी वो यहाँ पर लिंग शाओ को लास्ट टाइम बताता है कि दरअसल एस ग्रुप के लोग उसके पीछे हैं, इसीलिए वो ये सिटी छोड़कर जा रहा है और शायद वो चाइना लौट कर कभी ना आए। यहाँ पर लिंग शाओ उसके लिए परेशान होता है और कहता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए, बट यूनजिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जांग जी का ख्याल रखना चाहिए और वो अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। उसके बाद हम इन सभी को देखते हैं, जिसमें बायलो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसके बाद ये सभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मतलब जो स्पेशल हॉस्पिटल है एस ग्रुप का। यहाँ पे एस ग्रुप के डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि दरअसल जो उनका बेबी है वो नहीं रहा, बिकॉज बायलो की बॉडी ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगी। इसके बाद ये सभी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा सपने देखे थे। यहाँ पे जांग जी तो जिंदा लाश बन जाती है और वो दरअसल किसी से भी बात नहीं करती। यहाँ पर लिंग शाओ उसे समझाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो जांग जी को कभी छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए उसे थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। यहाँ पर हम बायलो को देखते हैं, जो कि इसके बाद वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। साथ साथ में जांग जी से सॉरी भी बोलती है कि सारी गलती उसकी है कि वो उनकी बेबी को नहीं बचा पाई। तभी जांग जी कहती है कि गलती किसी की नहीं है, शायद यही उसकी ज़िंदगी में लिखा था और वो वाइलू को इसके लिए ब्लेम नहीं करती। उसके बाद जांग जी दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है, पर उसके लिए सब इतना आसान नहीं था। यहाँ पर हम उसके अंकल को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सस्पिशियस है। उसके बाद हमें यूनजिन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो जांग जी को विजिट करने के लिए आता है। यहाँ पर जांग जी पहले तो उसे मारती है, बिकॉज यूनजिन अचानक से चला गया और उसके बाद उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बिकॉज उसने लास्ट डेट मीशा के साथ नहीं की। यहाँ पर यूनजिन से पूछने पर वो बताता है कि उसके पीछे एस ग्रुप के लोग हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, पर वो कोई भी हेल्प लेने से मना कर देता है। यहीं पर हम मीशा को देखते हैं, जो कि दरअसल उसी प्लेस पर हमेशा की तरह अभी भी यूनजिन का वेट कर रही होती है, बिकॉज उसे होप है कि यूनजिन एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा और शायद वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ वहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे। यहाँ पे जांग जी उसका डिटर्मिनेशन देखकर एकदम फ्लटर्ड हो जाती है कि आखिर इसे इतना यकीन कैसे यूनजिन पर, जबकि इतना यकीन तो यूनजिन को खुद पर भी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर जांग जी की अंकल और बायलू को देखते हैं। दरअसल जांग जी का बेबी अभी भी जिंदा है और ये सारी फेक न्यूज एस ग्रुप ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही की थी। पहला इमोर्टल दरअसल बर्थ लेने वाला है और इसके बाद उसकी प्रिकॉशन इन्हें खुद ही करनी होगी, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन के साथ रहना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर बायलू जैसे गिल्ट में थी, बिकॉज उसने जांग जी से झूठ बोला था कि उसका बेबी अब नहीं रहा और इसके बाद वो इतनी गिल्ट में रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती, बिकॉज ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग है और वो अपने मास्टर को बिट्रे नहीं कर सकती, भले ही वो जांग जी के लिए कितना भी सॉरी फील करे। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।